सुन लीजिए प्लीज मेरे से क्या है। लेट अस से मैंने कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्वायर की थी, वो एक्वायर की थी 1970 में, ठीक है। लेकिन जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हम आपको 2001 से ही दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है। आप कहेंगे कि सर 1970 ही तो ज्यादा वो है, आप इतने पुराने लगते नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रीवियस ऑनर का जो पोहा है वो भी मेरे पोहा में ऐड हो जाता है अगर वो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस या इस तरह से है, ठीक है। सो माइट बी कोई प्रॉपर्टी है जो मेरे फादर ने 1970 में खरीदी थी, उन्होंने मेरे को गिफ्ट कर दी और मैं अब उसे बेच रहा हूं। तो मैंने कहा कि सर आप मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे 2001 से दे रहे हो, ठीक है। उससे पहले का भी तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। 1970 से लेकर 2001 तक 30 सालों में भी तो महंगाई बढ़ी होगी, उसको नहीं आप अकाउंट फॉर करते। तो उन्होंने क्या बोला कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 1970 से पहले खरीदी थी, 1/4/2001 से पहले खरीदी थी, ठीक है, तो हम आपको एक ऑफर देते हैं। आप 1/4/2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो या अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, विच एवर इज हायर। तो लेट अस से 1970 में वो खरीदी थी 20,000 की, 2001 में वो थी 3 लाख की। तो मैं क्या कहूंगा कि सर 3 लाख की मैं उसे ले लेता, और 3 लाख के बाद फिर 2001 से बेची करंट ईयर में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 1/4/2001 से पहले खरीदी थी, तो गवर्नमेंट कहती है कि पुराना हमारे पास इंडेक्स तो है नहीं, ठीक है, ये ना गवर्नमेंट चेंज कर देती है, ठीक है। जब मैंने पेपर दिए थे 2011 के अंदर, तब जो इंडेक्सेशन का रेट था वो 1981 से चल रहा था, ठीक है। अब वो पुराना ना बड़ा आउटडेटेड हो जाता है, और इतने सालों की महंगाई को रिकॉर्ड करना, ठीक है, और 10 साल डाउन द लाइन, ठीक है, ये 2021 से नया शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो पहले ये 1981 का चल रहा था, अब इन्होंने शिफ्ट करके पुराना इंडेक्स सारा क्रॉस कर दिया और कहा कि अब 2001 से शुरू होगा। 2001 से पहले की सारी वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। जब मैं पढ़ता था तब ये 1981 से पहले वाली वैल्यूज को फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता था, बट नाउ इट इज 1/4/2001, ठीक है। सो इन दैट केस अब आपने क्या करना है, अगर आपकी परचेज 1/4/2001 से पहले की है तो आप कंपेरिजन करवाएंगे जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये उसके बाद डी वैल्यू हुआ, लेट अस से मैंने कोई प्रॉपर्टी 1999 में खरीदी थी, ठीक है, और 2000 अगर आपको पता हो आईटी का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था जी, इट वाज अ क्रैश, ठीक है। 1999 के अंदर www वेबसाइट्स नई चलनी शुरू हुई थी और आईटी वाज एट द बूम। 2000 में मार्केट क्रैश हुई थी। इंडिया का जो आईटी एक्ट है वो भी 2000-2001 के अंदर आया था, ठीक है। और तो लेट अस से मैंने 1999 में ली थी 10 लाख की, और वो 2001 में थी 8 लाख की, तो मैं 8 लाख नहीं लूंगा, फिर मैं 10 लाख ही लूंगा, ठीक है। माई कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूं, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से 1970 में हमने एक घर लिया जी 20,000 का, फिर 75 में उसके ऊपर घर में एक फ्लोर डलवा दीजिए, 1 लाख रुपया खर्च हुआ। फिर 85 में एक और कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें 3 लाख रुपया खर्च हुआ। अब वो डबल स्टोरी घर बना हुआ है, ठीक है, और उसकी 1/4/2001 के अंदर सिर्फ पूरी वैल्यू मतलब सिर्फ लैंड की वैल्यू नहीं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारों की मिलाकर वैल्यू है जी 20 लाख, ठीक है। तो अब हमने कहा कि सर आप 3,20,000 ले लो या 20 लाख ले लो, विच एवर इज। तो मैं तो 20 लाख ही लूंगा। इसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ गई, इसीलिए उन्होंने बोला कि 1/4/2001 से पहले की जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इट इज टू बी कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम नहीं दे सकते।
इट इज टू बी इग्नोर्ड, वो ऑटोमेटिकली फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 को देखनी है, मेरा एसेट जितना भी बना हुआ है, शायद मैंने 2005 में थर्ड फ्लोर भी बनवा दिया, उसकी तो मेरे को इंडेक्सेशन मिल जाएगी 2005 में जो बनवाया, बट जो पुराने 2 इंडेक्सेशन थे वो इस फेयर मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है उस दिन से, वो लैंड की नहीं देखनी, जितना भी बना हुआ है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मैंने देखनी है। तो अगर उससे पहले मैं 2 बार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवा चुका था, दैट इज टू बी इग्नोर्ड, उसकी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। करें, अब पढ़ते हैं जी इसको। सेक्शन 55 हमें बताता है जी, वो कहता है कि जी इन केस द एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 और द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी या कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर। ठीक है, आपने खुद खरीदी है तो आप अपनी कॉस्ट लिख लो, अगर प्रीवियस ऑनर ने खरीदी तो उनकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट मानी जाती है। यह भी करना है जी हमने सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, विच एवर इज हायर। तो फिर से बोल रहा हूं जी, फेयर मार्केट वैल्यू आपने देखनी है 1/4/2001 की, और आपकी जो कॉस्ट है विच एवर इज हायर। क्लियर? अमेंडमेंट है जी, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इस बार पेपर में जरूर आएगी और इसी का क्वेश्चन आएगा। गवर्नमेंट कहती है कि जी 1/4/2001 को अगर आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बोली, देखिए अब 1/4/2001 को उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, आप में से आज की डेट की मार्केट वैल्यू जानने को कहें तो मैं बता सकता हूँ जी, मैं 3-4 प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊंगा, उनसे वैल्यू पूछूंगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाऊंगा, वो वैल्यू ले लूंगा, अगर मल्टीपल है तो एवरेज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सबने अगर अलग अलग वैल्यू बताई, बट आप पूछे 2001 में क्या वैल्यू थी तो वो डिटरमाइन करनी बड़ी मुश्किल है। ये बात समझ में आती? अब मैंने कहा कि जी मुश्किल सिर्फ मेरे लिए, एओ के लिए भी मुश्किल है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये घर तब 20 लाख का था, मैं 30 लाख बोल देता हूं। ठीक है, एओ भी कैसे डिटरमाइन करेगा कि 30 लाख गलत है। ठीक है, उसके लिए भी तो मुश्किल है। तो मैंने ऐसे ही किया जी, मैंने बोला 30 लाख का है फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 30 लाख है। ठीक है, एओ ने बुला भी लिया तो मैं कहूंगा सर आप प्रूव कर दो कि ये गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 30 लाख की। मैं 2-3 प्रॉपर्टी डीलर्स के सर्टिफिकेट भी बनवा के ले गया कि जी आप इस लिख दो कि जी हमारे हिसाब से ये प्रॉपर्टी इस दिन 30 लाख की थी। ठीक है, वो कहता है कि जी मैं भी लिख देता हूं, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड थोड़े ना है। एओ ने कहा कि सर उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, वो तो सरकार के रिकॉर्ड्स में है ना, कि आपका जो एरिया है अगर ये कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, ठीक है, तो इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2001 की भी पता होगी। तो मैंने कहा हाँ जी सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो 20 लाख है। कहता है कि बस अब आप पकड़े गए, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती। विच एवर इज लेस, अगर मैंने बोल दिया होता है कि सर फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख है, वो कहता है कि फिर 15 लाख है। मैंने कहा फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, फिर 20 लाख। वो कहता है कि नहीं, विच एवर इज लेस। फेयर मार्केट वैल्यू, उसने क्या लाइन बोली, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकते, कम हो सकती है। मैंने कहा हाँ कम हो सकती है। ये अमेंडमेंट है जी। 1/4/2001 को आज से पहले सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू ही देखी जाती थी, बट उसके अंदर लोग फायदा उठा रहे थे। इन्होंने कहा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू और द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इफ अवेलेबल। मैंने कहा सर गांव में फार्म है, विलेज है, वहां पे कोई स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी की होती है। ठीक है, और लेटेस्ट से म्यूनिसिपैलिटी भी ना एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है, पहले जो म्यूनिसिपैलिटी थी वो कैनाल पे, जहां पे वेरका का है, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी लुधियाना की खत्म होती थी। अब वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे एक्सटेंड की गई है, क्योंकि लुधियाना और ग्रो करके। ठीक है, तो अगर उस एरिया की 2001 में कोई स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने कहा कि सर फिर तो फेयर मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो विच एवर इज लेस। फाइन, सो पढ़ लेते हैं जी। इन केस द कैपिटल एसेट बीइंग द लैंड और द बिल्डिंग और द बोथ, द फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 1/4/2001 को देखी जा रही है, शेल नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वेयर एवर अवेलेबल। ये जरूर देख लेना कि अवेलेबल है कि नहीं क्या स्टैंप ड्यूटी 1/4/2001
ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है वो तो हमें पता ही है, जो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के लिए वैल्यू जो डिटरमाइन करती है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये अमेंडमेंट थी जी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती, कम हो सकती है, कम हो सकती है। ऐसा नहीं कहा कि जी फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही वैल्यूएशन की जाएगी, ये ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा दोनों में से विच एवर इज लेस। अगर फेयर मार्केट वैल्यू आप लेस बोल रहे हो तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप बोल रहे हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो फिर स्टैम्प ड्यूटी। क्लियर है? दूसरा केस 55 सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें वो क्या कहता है कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, ठीक है, और माइट भी उस पर्सन के साथ ऐसा रिलेशन था, मैं उससे कभी पूछ ही नहीं पाया कि आपने ये प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, क्योंकि अभी 49 में जब कोआ करवाऊंगा तो वहां पे वो कहता है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट, ठीक है। सो अगर वो कहता है कि मैंने 5 लाख की खरीदी थी तो मानो कि मैंने भी 5 लाख की ही खरीदी थी, बट लेटेस्ट से उस पर्सन से मैं ये नहीं पूछ पाया कि सर आपने ये कितने की खरीदी थी, ठीक है। इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है, कब की, जिस दिन उसने खरीदी थी। रीड कर देते हैं, where the cost of the previous owner acquired the property cannot be ascertained, ठीक है जी। प्रीवियस ऑनर ने वो प्रॉपर्टी कितने की खरीदी, इट कैनॉट बी ascertained, then the cost of acquisition to the previous owner, उसकी फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट मेरी कॉस्ट है, अब उसकी कॉस्ट पता नहीं, उसकी कॉस्ट पता नहीं, तो उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट जब उसने वो उसका मालिक बना था, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आप चौड़ा बाजार में जाएं तो बहुत पुराने घर हैं, तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं मेरे फादर से पूछो, वो कहेगी जी मेरे फादर ने खरीदी थी, उनके फादर ने कितने की खरीदी थी, कहां से खरीदी थी, नहीं पता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट है, अब प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट नहीं पता, तो उनको जब मिली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फर्दर अगर वो कहते हैं किसी भी वजह से कॉस्ट नहीं कंप्यूट कर सकते, फिर कैपिटल गेन्स भी कंप्यूट नहीं कर सकते, कहते हैं कि ऑन द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस द कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 48 इज नॉट पॉसिबल, तो कहते हैं द कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्जेबल टू द टैक्स। तो इसका मतलब अगर आप उसकी कॉस्ट नहीं असर्टन कर सकते तो कैपिटल गेन्स भी असर्टन नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। इनकम टैक्स ने पूरी अपनी जी तोड़ कोशिश की है कि हमें पता लग जाए किसी भी तरह से कि कॉस्ट कितनी है, हर तरह से बनाने की कुछ ना कुछ कोशिश किया, बट अगर किसी भी वजह से अगर आपको अपनी कॉस्ट नहीं पता लग पा रही तो फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज अगर कॉस्ट नहीं पता तो फिर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है, इंकर्ड बाय द प्रीवियस ऑनर और द असेसी मेकिंग द एडिशन और द ऑल्टरेशन इन द कैपिटल एसेट ऑन और आफ्टर 1/4/2001, उससे पहले की जो कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनको इग्नोर किया जाएगा। हाउएवर वो कहता है एक ही खर्चे की आप मल्टीपल टाइम डिडक्शन लेने की कोशिश मत करना। अगर आपने जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई खर्चा किया है जिसको आप पहले ही हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर चुके हो या पीजीबीपी में क्लेम कर चुके हो या आईओएस में क्लेम कर चुके हो, तो कैपिटल गेन में दोबारा से इसे माइनस करने की कोशिश मत करें। बट ऐसा तो बड़ा रेयर सर्कमस्टांसेस है, मतलब अगर मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था पीजीबीपी के अंदर, कोई खर्चा मैंने किया, कोई कमरा मैंने बनवाया, उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ 10 साल से, अब जब उसे बेचने लगा तो मैं उसे कैपिटल गेन में भी ले आया, तो ऐसे दोबारा से उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा आपको डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, ठीक है। सीधी सी बात है जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई खर्चा आप पहले ही आईओएस के अंदर, पीजीबीपी के अंदर या आईओएस के अंदर या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर चुके हो तो उसकी कैपिटल गेन में दोबारा से डिडक्शन लेने की कोशिश मत कीजिए। जैसे एक इनकम को 2 बार टैक्स नहीं लगाते, तो एक ही खर्चे को 2 बार डिडक्शन भी नहीं मिलनी चाहिए।